नमस्कार मित्रों, जय गौ माता। आप लोगों ने जंगल अवश्य देखे होंगे, जंगल घूमने भी आप अवश्य गए होंगे। आपने जंगलों के बारे में कुछ चिंतन मनन भी किया होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि जंगल स्वतः क्यों उगाते हैं? जंगलों में तो कोई व्यक्ति किसी तरह का खाद पानी नहीं देता, किसी तरह का कोई फर्टिलाइज़र नहीं देता, किसी तरह की वहाँ दवाएं नहीं छिड़की जाती हैं, ना पेस्टिसाइड के माध्यम से खरपतवारों को उखाड़ा जाता है। लेकिन फिर भी वहाँ विविध तरह के सैकड़ों हजारों तरीके की वनस्पतियाँ उगाती हैं। उनको उखाड़ के कोई फेंकता नहीं है, वो जंगल स्वतः उगाते हैं। जंगलों के बारे में आपने एक और बात देखी होगी कि कुछ समय जब बारिश नहीं पड़ती है, सूखा का समय रहता है, तब बहुत सारी वनस्पतियाँ सूख जाती हैं, उनकी हरियाली समाप्त हो जाती है। लेकिन जैसे ही मौसम में बदलाव आता है, बारिश की पहली फुहार आती है, वही सूखी हुई झाड़ियाँ फिर से पत्तों से भर जाती हैं, फिर से हरी भरी हो जाती हैं। क्या आपने सोचा है कि ये परिवर्तन क्यों होता है? इतने विशाल जंगलों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? और आपने ये भी अवश्य अनुभव किया होगा कि जंगल में इतने बड़े बड़े विशाल वृक्ष कैसे पैदा हो जाते हैं। ऐसे वृक्षों को, ऐसी वनस्पतियों को तो मनुष्य भी पैदा नहीं कर पाता है, क्योंकि अभी भी कई जंगलों में 2000 साल पुराने वृक्ष भी अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं। कई वृक्ष आपने ऐसे देखे होंगे जिनका जो तना है 22 फीट के व्यास में रहता है। ऐसी कोई पौधे कई किसी वनस्पति की तो हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ऐसे चमत्कार क्यों हो जाते हैं? आपने जंगलों के बारे में एक चीज़ और भी देखी होगी। जंगलों में जो पशु पक्षी रहते हैं, उनकी उम्र सामान्य पालतू पशुओं की तुलना में 2 गुना ज़्यादा रहती है। वो स्वस्थ भी रहते हैं, निरोगी भी रहते हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना भी नहीं करना पड़ता। और यदि उनको चोट आदि, जख्म आदि बन भी जाते हैं, वह स्वतः उनको ठीक भी कर लेते हैं, स्वस्थ हो जाते हैं। तो ये प्रकृति की क्या अवस्था है? जंगलों के बारे में बात करें, जंगलों में प्राकृतिक रूप से जंगलों की मिट्टी में ऐसे पराजीव रहते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म करोड़ों अरबों की संख्या में 1-2 जो किलोग्राम मिट्टी है उसमें उपस्थित रहते हैं। यही वहाँ की मुख्य आधार है कि ये जीवाणु वहाँ एक चक्र चलाए रखते हैं। ये जीवाणु जो वनस्पतियाँ झड़ती हैं, गिरती हैं, टूटती हैं, जो जीव जंतु वहाँ मरते हैं, समाप्त होते हैं, इन सब को वो खाद के रूप में रूपांतरित कर देती हैं। इससे वहाँ की जो मिट्टी है हमेशा पोषक तत्वों से भरपूर रहती है। मिट्टी ह्यूमस जैसी स्थिति में रहती है, जिससे जो भी वनस्पतियाँ वहाँ अंकुरित होती हैं, जो भी पौधे वहाँ विकसित होते हैं, वो सहजता से अपनी पोषक संबंधी ज़रूरतों को प्राप्त कर लेते हैं। तो दूसरा, इन जीवाणु के कारण, इन ह्यूमस स्थितियों के कारण वहाँ नमी की स्थिति भी बनी रहती है। ये ऐसी स्थितियाँ हैं जो प्रत्येक वनस्पति के लिए, प्रत्येक पेड़ पौधों के लिए अनुकूल अवस्थाएं प्रदान करती हैं। लेकिन ऐसी स्थितियाँ हमने गंवा दी हैं। जब से हमने आधुनिक मनुष्य ने, लालची और समझदार मनुष्य ने जब से लालचवश अपनी फसलों में, अपनी मिट्टी में रासायनिक आधारित खादों का प्रयोग शुरू किया, उससे शुरू में तो उसे लाभ कुछ हुआ, लेकिन उसके कारण से उसकी मिट्टी की उर्वरता धीरे धीरे समाप्त होती चली गई। मिट्टी ने अपना सॉफ्टपन, अपना मुलायमपन खो दिया, अपनी पानी को बांधे रखने की क्षमता गंवा दी। इससे उसके जो पराजीवाणु थे, उसके जो सूक्ष्म जीवाणु थे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, वो या तो नष्ट हो गए, निष्क्रिय हो गए, अब वो उतना प्रभाव नहीं दिखा पाते। इससे बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। और इसीलिए अब वनस्पतियों के लिए या फसलों के लिए ज़्यादा मात्रा में खादों की ज़रूरत पड़ती है। और खादों का बार बार प्रयोग करने से एक ऐसा चक्र शुरू हो जाता है कि फसलें की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमज़ोर पड़ जाती है, उनमें पोषक तत्वों का अभाव आ जाता है, क्योंकि उनकी जो जड़ें हैं ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाती। जब जड़ें ही ज़्यादा गहराई तक नहीं जा पाएंगी तो वो पोषक तत्वों को कहाँ से ग्रहण करेंगी? तो जो कुछ उनका मिलता है उसी से उनका विकास होता है, उसी से उनमें पुष्प आते हैं, ग्रोथ होती है, बीज निकलते हैं, फल पैदा होते हैं। तो उन फलों में भी, उन बीजों में भी और उन फसलों में भी उतने पोषक तत्व नहीं रहते। ये जीवन चक्र है जिससे पूरी सभ्यता आज परेशान है। इसीलिए आधुनिक शोधकर्ता, आधुनिक वैज्ञानिक एक नई कला पर सोचना शुरू कर रहे हैं, एक नई
विचार विज्ञान धारा पर चिंतन मनन करने लगे हैं। वैसे यूरोप में तो ये धारा करीब पिछले 25-30 सालों से प्रचलित हुई है। भारत में भी कुछ लोग इस पर चिंतन मनन करने लगे हैं। ये है कि पराजीवाणु को विकसित करना। पराजीवाणु विकसित कैसे होते हैं, ये बड़ी समस्या है। अभी तक आधुनिक वैज्ञानिकों के पास ऐसी कोई सुविधा नहीं कि इन पराजीवाणुओं को, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को विकसित कर सकें। इसका एकमात्र समाधान यदि किसी के पास है, जैसा कि हम जानते हैं और हमें अनुभव से भी ज्ञात है, इन पराजीवाणु को विकसित करने की जो प्रक्रिया है, जो साधन है, वो हमारी गौ माता के पास में है। गौ माता का जो गोबर है, जो मूत्र है, बहुत अद्भुत है। इसमें वो क्षमता है कि इन जीवाणु को पुनः विकसित कर सके, इनका फलन फूलन कर सके। और इसलिए आजकल गाय के गोबर का, गाय के मूत्र का बहुत उपयोग भी हो रहा है। वैसे उपयोग तो सदियों से होता रहा है, क्योंकि उसमें बहुत तरह के रसायन रहते हैं, बहुत तरह के जीवाणु रहते हैं, एंजाइम रहते हैं, जो इस प्रक्रिया को पुनः जीवित कर देते हैं। हमारे इन पराजीवाणुओं को, जो हमारी मिट्टी में अभी सुस्ती में चले गए हैं, निष्क्रिय हो गए हैं, पुनः सक्रिय करने की क्षमता रखते हैं। क्योंकि गोबर के अंदर जो पाचक एंजाइम रहते हैं, ये पाचक एंजाइम वही हैं जो गाय के पेट के अंदर रहते हैं। वैसे गाय के अलावा भी दूसरे पशुओं में ऐसे पाचक एंजाइम विद्यमान रहते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीवाणु विद्यमान रहते हैं, ऐसे अनेक चीज़ें रहती हैं जो बाहर आके अपना कार्य करती हैं। इसीलिए जब गाय गोबर करती है तो पाचन का कार्य रुकता नहीं है, पाचन का कार्य यथावत बना रहता है। यद्यपि गोबर की ऊपरी परत सूख के हार्ड हो जाती है, लेकिन अंदर उसका तापमान भी होता है और सेलुलोज का बैक्टीरिया का कार्य चलता रहता है। इसीलिए वो